दोस्तों शुरू करते हैं इतिहास। अगर हम इतिहास को दो शब्दों में विभाजित करें, जिसमें पहला शब्द होता है इति और दूसरा हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता आया है। अर्थात ऐसा ही होता आया है। जैसा कि काफी सारे लोगों को पता भी होगा या नहीं भी कि जो इतिहास के पिता हैं उन्हें हेरोडोटस कहा जाता है, अर्थात इतिहास के पिता हेरोडोटस थे। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और अंतिम ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों कालों के बारे में हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा समझेंगे और जानेंगे। जैसा कि आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, इस काल में जो मानव था वो बहुत ज़्यादा बर्बर और असभ्य था, क्योंकि मानव की जो बुद्धि का विकास हुआ था वो आज के ज़माने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम था। वो जैसा खाता था, जैसा रहता था, वो उसी पर निर्भर था। उसे कोई भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इस काल में जो मानव था वो बहुत ज़्यादा बर्बर और असभ्य था और उसका कोई रहने सहने का या सामाजिक जीवन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। उसके बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम यह काल साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है, क्योंकि इस काल में हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। तो जैसा कि ऐतिहासिक काल से पता पड़ता है कि उससे सबसे ज़्यादा नया काल है। ऐतिहासिक काल के लिखित साधन उपलब्ध होते हैं और यह पूरी तरह से पुरातात्विक सर्वेक्षणों पर निर्भर है और विदेशी यात्रियों के पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा विषय डिटेल से चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के भाग को हम तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पुरापाषाण, दूसरा मध्यपाषाण और अंतिम नवपाषाण काल। इन तीनों कालों के बारे में हमें विभिन्न जगहों से स्रोत प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं। पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो हमें कई जगहों से मिलते हैं, जिसमें से पहला है सोहन नदी घाटी, दूसरा बेलन नदी घाटी, तीसरा नर्मदा नदी घाटी एवं चौथा भीमबेटका, जो कि भोपाल में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हम मध्यपाषाणकालीन साक्ष्य की।
मध्य पाषाण काल में जो मानव जाति थी वो बहुत छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करती थी, जिन्हें हम मैक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन आता है कि मैक्रोलिथ क्या है, तो हम यह बताएंगे कि मध्य पाषाणकालीन जो मानव था वो बहुत छोटे छोटे औजारों और हथियारों का प्रयोग करता था, जिन्हें हम मैक्रोलिथ कहते हैं। इस काल के जो साक्ष्य हैं वो एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर जिले में मिलते हैं, जहां पर पशुपालन के कुछ साक्ष्य सभ्यता के सबसे पहले अस्थि पंजरों के जो साक्ष्य हैं वो हमें यूपी में सरायनहर स्थान से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाणकालीन साक्ष्य में हमें सबसे पहला प्रस्तर उपकरण का साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके बाद प्राचीनतम बस्ती जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बस्ती देखने को बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद जो बुर्जहोम जगह है जम्मू कश्मीर में तथा हड्डी के औजार मिलते हैं। बुर्जहोम का जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है उसमें मृदुभांड तथा हड्डी के औजार मिलते हैं। इसके बाद बुर्जहोम में ही कुत्तों को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इलाहाबाद का जो कोल्डीवाद क्षेत्र है वहां से चावल के खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण के लोग रहने के लिए सरकंडी की झोपड़ी व मिट्टी के गोलाकार और आयताकार झोपड़ी में रहते थे। अब बात करते हैं हम भारत के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि भारत को समय समय पर विभिन्न नामों से पुकारा गया है या उनको संज्ञा दी गई है। दोस्तों जानते हैं हम भारत के बारे में। जैसा कि आपको पता है भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप से तात्पर्य कोई ऐसा स्थलखंड या भूखंड जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ होता है, जिस प्रकार से भारत की आकृति में देखने को मिलता है। तथा इसी प्रकार जो द्वीप होता है
वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, जैसा कि श्रीलंका और लक्षद्वीप, मालदीव। इस प्रकार प्राचीन काल में भारत को विभिन्न नामों से भिन्न भिन्न तरह के लोगों ने जाना है। चलो आइए देखते हैं कि हम किस नाम को किस लोगों ने भारत को दिया है। सबसे पहला आर्यवर्त या ब्रह्मावर्त। जो वैदिक कालीन आर्य थे उन्होंने यह नाम दिया। दूसरा आता है जम्बूद्वीप। यह नाम बौद्धकालीन लोगों ने दिया। इसका तीसरा नाम है इंडिया। प्राचीन काल के जो लोग थे रोमवासी, वो सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे तथा इसका जो पूर्वी भाग था उसे इंडिया बोलते थे। इसका चौथा नाम हिंदुस्तान ईरान के लोगों ने दिया, क्योंकि ईरान के जो लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे। इस प्रकार हिंदू से बना हिंदुस्तान। जो हमारा भारत देश का नाम जो भारत है वो वायु पुराण में वायु पुराण के राजा भरत के नाम पर रखा गया है। और हम भारत देश की मूलभूत एकता के लिए इसे भारतवर्ष से संबोधित करते हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हम अगली कक्षा में यह जानेंगे कि प्राचीन भारत के स्रोत क्या थे। और अगर हमारा चैनल, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।